हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खिलजी वंश। वैसे खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश सिर्फ 30 वर्षों तक चलने वाला एक वंश था। सल्तनत काल के संपूर्ण 320 वर्षों के इतिहास में सिर्फ 30 वर्ष कोई ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी सल्तनत काल में जिन 5 राजवंशों ने शासन किया उनमें दूसरा जो राजवंश था वो खिलजी राजवंश था। और यह 30 वर्षों तक चलने वाला खिलजी राजवंश इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस राजवंश से जुड़ा हुआ शासक था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी को उसकी नीतियों के कारण संपूर्ण सल्तनत काल का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने भी मात्र 20 वर्षों तक शासन किया था, फिर भी अलाउद्दीन की नीतियों और उसकी विजयों के कारण उसको महत्वपूर्ण शासक इतिहास में माना जाता है। और आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही पढ़ेंगे। अलाउद्दीन से पहले उसके चाचा ने 6 वर्ष तक शासन किया, हालांकि वो महत्वपूर्ण शासक साबित नहीं हुआ। तो इस वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इस अलाउद्दीन खिलजी वाले टॉपिक को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे और इस वंश के 2-3 और शासक हैं, उनको भी हम ले चलेंगे, हालांकि उनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। तो हम बात करते हैं खिलजी वंश की। हमने बलबन को पढ़ते वक्त देखा था कि बलबन की मृत्यु है वो 1287 में हो जाती है। उसके बाद में हालांकि बलबन की इच्छा थी कि उसके बड़े बेटे मुहम्मद, जो कि मंगोलों के आक्रमण में मारा गया था, उसका जो बेटा है के खुसरो, वो शासक बने। लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद में उसके अमीरों ने उसके दूसरे पुत्र बुगरा खा के पुत्र कैकुबाद को शासक बनाया। कैकुबाद जो था वो उस वक्त सिर्फ 17 वर्ष का एक युवक था, जो कि बलबन की देख रेख में बड़ा हो रहा था और उसके कठोर अनुशासन में वो बड़ा हो रहा था, अर्थात उसको बाहर की हवा नहीं लगी थी। लेकिन जैसे ही बलबन की मृत्यु हुई और उसको शासक बना दिया गया, तो वो अनुशासन से जैसे ही बाहर आया तो उसका दिमाग एक तरीके से भोग विलास में वो लग गया। उसका दिमाग है वो बाहरी दुनिया की चकाचौंध में चकरा गया और अपने 3 वर्ष के शासन काल में ही उसके आधे शरीर को लकवा हो गया। और बाद में 1290 में बलबन का आरिज ए मुमालिक, बलबन का एक पदाधिकारी था जो इस पद पर बैठा हुआ था, आरिज ए मुमालिक। और यह जो पद था वो सल्तनत काल में सेना मंत्री का पद कहा जाता था। यह व्यक्ति होता था, उसके अंडर में संपूर्ण सेना होती थी। यह व्यक्ति महत्वपूर्ण बनता गया और बाद में 1290 में इसने जो है दिल्ली की गद्दी पर अपना कब्जा जमा लिया 1290 में। उसके बाद में जब वो शासक बना, उसका जो नाम था वो था जलालुद्दीन खिलजी। उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। उसने 1290 में दिल्ली की गद्दी पर कब्जा जमा लिया और बलबन के वंश का अंत हो गया। और उसी के साथ में एक नया राजवंश उभर कर आया जिसका नाम था खिलजी वंश। ये लोग अपने नाम के पीछे खिलजी लगाते थे।
हालांकि ये भी तुर्क थे, लेकिन इनको निम्न दर्जे का तुर्क माना जाता था। इसका एक बड़ा कारण यह था कि इससे पहले जो शासन करने वाले थे, चाहे वो इल्तुतमिश हो, बलबन हो, वो सीधे तुर्क से भारत आए थे, जबकि ये पहले अफगानिस्तान में बसे। किनके? अलाउद्दीन और जलालुद्दीन के पूर्वजों की बात कर रहा हूं। वो अफगानिस्तान में बसे, उन्होंने वहां के कुछ आचार विचार आदतें अपनाई और उसके बाद में वो भारत की तरफ आए। तो जो सीधे तुर्क आए थे भारत की तरफ, वो इन्हें निम्न दर्जे का मानते थे, लेकिन थे ये भी तुर्क ही। जलालुद्दीन शासक तो बन गया, लेकिन उस वक्त उसकी उम्र ज्यादा थी, वो बूढ़ा था, और उसमें शासन करने के जो उस वक्त के जो परिस्थितियां थी, उस वक्त जो गुण और दुर्गुण चाहिए थे शासन करने के लिए, उनकी कमी जलालुद्दीन में थी। और यही कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या करके स्वयं शासक बन जाता है। जलालुद्दीन के छोटे से राजकाल में, जो कि उसका 1290 से लेकर 1296 तक 6 वर्ष का उसका शासनकाल था, उस शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर का सूबेदार हुआ करता था। और अलाउद्दीन अपने कड़ा मानिकपुर के सूबेदारी के काल में ही देवगिरी पर आक्रमण करता है। देवगिरी महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में आया हुआ है, जिसको वर्तमान में दौलताबाद कहा जाता है। वहां वो आक्रमण करता है और वहां से वो विजय प्राप्त करके लौटता है। इस खुशी में जलालुद्दीन उससे मिलने कड़ा जाता है, लेकिन अलाउद्दीन धोखे से अपने चाचा की हत्या है वो वही कर देता है और अपने आप को शासक घोषित कर देता है। तो अलाउद्दीन जो शासक बनता है वो 1296 में बनता है, और इसका जो शासनकाल है वो 20 वर्षों का रहता है, अर्थात यह 1316 तक शासक रहता है। इस 20 वर्षों में उसकी जो नीतियां थी, उसकी जो विजय थी, उनके बारे में हम आज के और इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज हम अलाउद्दीन की विजयों के बारे में पढ़ते हैं, और अगले टॉपिक में हम अलाउद्दीन की बाजार नीति वगैरह जो भी उसकी नीतियां थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो अलाउद्दीन की विजयों पर केंद्रित है। अलाउद्दीन जब शासक बना उस वक्त वो दिल्ली और उसके आसपास के जो इलाके थे वहां का वो शासक हुआ करता था। अलाउद्दीन से पहले किसी भी शासक ने साम्राज्यवादी नीति को नहीं अपनाया था, क्योंकि इल्तुतमिश ने इस शासन को जमाने की कोशिश की और बाद में बलबन ने इसको एक स्थायित्व दिया, तो उनके पास में इतनी सामर्थ्य और संसाधन नहीं थे कि वो एक साम्राज्यवादी नीति अपनाए, क्योंकि साम्राज्यवादी नीति अपनाने से पहले खुद के राज्य का मजबूत और स्थायित्व होना जरूरी है। जबकि यह काल था वो स्थायित्व लाने का काल था, और जो स्थायित्व है बलबन ने लाया, उसी स्थायित्व के दम पर बाद में अलाउद्दीन अपनी विजयों का दौर है वो शुरू कर पाया। तो अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो उसके पास में दिल्ली और उसके आसपास के इलाके जो थे वहां का वो शासक हुआ करता था। बाद में अलाउद्दीन ने एक एक करके इलाकों को जीतना शुरू किया। अलाउद्दीन के जो राज्य थे उनमें कुछ राज्य वे थे जो सीधे केंद्र के अंडर में थे, सीधे केंद्र के अधीन थे। कुछ राज्य ऐसे थे जो उसके सूबेदार थे, वो वहां पर शासन चलाते थे और वो अलाउद्दीन की
दिशा निर्देश में ही शासन चलाते थे, अर्थात वो जो राज्य थे वो भी अलाउद्दीन के ही अधीन थे। कुछ राज्य ऐसे थे जो करद राज्य थे, अर्थात वहां का शासन तो वहां का शासक ही चलाता था, लेकिन उन राज्यों को अलाउद्दीन के प्रति अधीनता दर्शाने के लिए हर वर्ष एक निश्चित धन की मात्रा अलाउद्दीन को पहुंचानी पड़ती थी, जो कि कर के रूप में होती थी। यह कर के रूप में होने के कारण ही इनको करद राज्य कहा जाता था, अर्थात जो कर देते हो, अर्थात जिसने अधीनता स्वीकार कर ली है और अपनी अधीनता के एवज में कर देते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से जीता था और उसके अधीनता में कौन कौन से राज्य हैं वो आते थे, वो हम देखते हैं। तो यह जो पंजाब वाला इलाका है, हम अविभाजित भारत की बात करें, यह पंजाब वाला इलाका, यह सिंध वाला और यह उत्तर प्रदेश वाला इलाका, यानी ये जो इलाका है वो अलाउद्दीन के सीधे अधीन था, अर्थात केंद्रीय शासन के अधीन था। फिर मध्य भारत की बात करें तो मालवा वाला इलाका, जिसमें उज्जैन, मांडू वगैरह जो है वो पड़ते हैं, और गुजरात वाला इलाका, ये जो राज्य थे यह अलाउद्दीन के सूबेदारों के अधीन हुआ करते थे, अर्थात इनको प्रांत बना दिया था, प्रांतों में इसको विभाजित कर दिया था और वहां पर अलाउद्दीन के जो सूबेदार थे वो शासन किया करते थे। अब तीसरी जो कैटेगरी है वो थी करद राज्यों की, जिनको अलाउद्दीन ने आक्रमण करके जीता, लेकिन वहां के शासक को ही वापस शासन सौंप दिया और उस जीत के बदले में उस शासक को प्रतिवर्ष एक भेंट के तौर पर कर है वो अलाउद्दीन को पहुंचानी पड़ती थी और अलाउद्दीन के दरबार में उनको कभी कभार हाजिरी भी लगानी पड़ती थी। तो ऐसे जो राज्य थे उनमें राजपूताना के राज्य थे। राजपूताना की अगर हम बात करें तो 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। रणथंबोर पर आक्रमण किया 1301 में। फिर 1303 में उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। यह आक्रमण है वो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, परीक्षाओं में कई बार पूछा भी जा चुका है और इस आक्रमण को लेकर बहुत सारी जो कहानियां हैं इतिहास में, वो कहानियां हर किसी को रोमांचित करती हैं। और चित्तौड़ है वो अपने आप में राजपूताना का एक महत्वपूर्ण गढ़ भी माना जाता है और एक महत्वपूर्ण राजवंश भी माना जाता है। तो इस आक्रमण को लेकर बहुत बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। तो 1303 में उसने चित्तौड़ को जीता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन का सर्वप्रथम जो आक्रमण था वो उसने 1298 में, अर्थात उसके शासक बनने के दूसरे ही वर्ष उसने गुजरात पर किया। उसने गुजरात पर आक्रमण किया और यहां का जो शासक था बघेल राजपूत कर्ण, एक राजपूत शासक था, बघेल राजपूत था और उस शासक का नाम था कर्ण। कर्ण को पराजित किया और इसी आक्रमण में उसे एक हिजड़ा मिला जिसका नाम था मलिक काफूर। ध्यान दीजिएगा, उसका नाम था मलिक काफूर। यह जो व्यक्ति था इसने बाद में अलाउद्दीन के विजय अभियानों का नेतृत्व किया, अर्थात यह सेनापति के रूप में
रहा और उसने अलाउद्दीन के लिए बहुत सारी जगहों को जीता। जो मलिक काफूर था वो यहीं से खंबात की खाड़ी के आसपास वाले इलाके से अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ और बाद में इसको सेना का दारोमदार सौंपा गया और इसने अलाउद्दीन के लिए बहुत सारी विजय हासिल की। तो पहला उसका जो आक्रमण था वो 1298 में था और गुजरात पर था और वहां के शासक को पराजित किया और उसकी जो पत्नी है उसको वहां से उसने उठवाकर अपने हरम में भिजवाया। यह इन शासकों का एक कलंकित चरित्र होता था जो ये हमेशा करते रहते थे। महिलाओं के प्रति जो निरादर और अपराध था वो इनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा कह दो जीवन का, वो रहता था। तो इस तरीके से इसने ये विजय हासिल की। फिर यहां जो विंध्याचल पर्वतमाला है उसको लांघकर दक्षिण की तरफ जाने वाला यह पहला सल्तनत कालीन शासक था। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो उसका उत्तर होता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके पहले के जितने भी शासक थे वो साम्राज्यवादी नहीं थे, हालांकि उनकी मजबूरी थी कि वो साम्राज्यवादी नहीं बन सकते थे क्योंकि उनका खुद का जो राज्य है वो भी अभी स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाया था। लेकिन बलबन के 20 वर्ष के मंत्री काल और 20 वर्ष के शासन काल में दिल्ली सल्तनत ने एक मजबूत स्थिति प्राप्त कर ली थी और उसके बाद में वो दिल्ली सल्तनत है वो इस रूप में तैयार हो गई थी कि वो साम्राज्यवादी नीति को अपनाए और वो ही अलाउद्दीन खिलजी ने किया भी। तो हम दक्षिण भारत की तरफ चले तो दक्षिण भारत की अगर बात हम करें तो जो कल्याणी के चालुक्य थे, हमारा एक वीडियो उस पर आ चुका है। कल्याणी के जो चालुक्य थे उनके पतन के बाद में उस राज्य के जो ध्वंसावशेष थे, अर्थात जिस जमीन पर जिस क्षेत्र पर कल्याणी के चालुक्यों का शासन था उस जमीन पर 3 राज्य हमें देखने को मिलते हैं। वो 3 राज्य कौन थे? अगर हम उसकी बात करें तो देखिए वो 3 जो राज्य थे वो थे, कल्याणी के चालुक्यों का जो शासन काल था वो इस इलाके में हुआ करता था। ये जो इलाका है इस इलाके में हुआ करता था। अब इस पर जो 3 राज्य उभर कर आए वो देखिए वो कौन से थे। एक था देवगिरी, एक था देवगिरी और इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी देवगिरी। उसको राजधानी के नाम से ही पुकारा जाता था और यह यादव राजवंश था। इनकी राजधानी देवगिरी थी और देवगिरी जो है वो वर्तमान में दौलताबाद नाम से प्रसिद्ध है। यह दौलताबाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और जिसकी स्थिति इस इलाके में हम मान सकते हैं। यहां पर देवगिरी हुआ करता था या आज का दौलताबाद हुआ करता था। यह एक थे। दूसरे थे द्वार समुद्र के होयसल। दूसरा जो साम्राज्य था वो था होयसलों का और इनकी जो राजधानी थी वो यहां पर हुआ करती थी जिसका नाम था द्वार समुद्रम। यह पश्चिमी घाट के आसपास वाला इलाका था और यह जो आज के राज्य की बात करें तो आज का जो केरल है उस इलाके में इनका शासन हुआ करता था। इनकी जो राजधानी थी उसका होयसलों की जो राजधानी थी उस राजधानी का जो नाम था वो था द्वार समुद्रम। इनकी राजधानी का जो नाम था होयसलों की उसका नाम था द्वार
समुद्रम। इसका ये जो नाम था वो इस कारण था कि यह अरब सागर के तट पर ही बसी हुई थी राजधानी, अर्थात उससे थोड़ी सी निकट ही थी, अर्थात समुद्र का यह द्वार था। समुद्र से अगर भारत में प्रवेश होना है उस इलाके से, तो यह राजधानी एक तरीके से द्वार का काम करती थी, जो कि इसके नाम को सार्थक संज्ञा देता है। द्वार समुद्रम इसका नाम था। और वर्तमान में हम अगर बात करें तो इसको हलेबीड नाम से जाना जाता है। यह जो जगह है वो हलेबीड नाम से जानी जाती है, जो कि राजधानी थी, और वर्तमान में इसको हलेबीड नाम से जाना जाता है। और इस हलेबीड में होयसलेश्वर नामक एक अति महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर और अद्भुत अद्वितीय मंदिर बना हुआ है, जो आज भी देखने वालों को आश्चर्यचकित कर देता है। और उस मंदिर का निर्माण भी होयसल राजाओं ने ही करवाया था। तीसरा जो राज्य था वो था वारंगल के काकतीय। तीसरा जो वंश था वो था काकतीय राजवंश, और इनकी राजधानी जो थी वो थी वारंगल। यह जो इलाका है वो ये वाला इलाका था, जो तेलंगाना वाला इलाका आप कह दीजिए, ये वाला इलाका था, वहां इनका राज्य था। तो देवगिरी का जो उस वक्त शासक था उसका नाम था रामचंद्र। होयसल साम्राज्य का जो शासक था उसका नाम था बल्लाल देव। बल्लाल देव। और काकतीय जो शासक था जिनकी राजधानी वारंगल थी, उसका जो शासक था उसका नाम था प्रताप रुद्र देव। यह प्रताप रुद्र देव जो था वो काकतीय राजवंश का शासक हुआ करता था। यह जो हिस्सा है, इन तीनों जगहों पर मलिक काफूर के नेतृत्व में आक्रमण हुआ और इनको हार का सामना देखना पड़ा। और यह जो है तीनों राज्य हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के करद राज्य बन गए, अर्थात इनको शासन करने दिया गया अपने अपने राज्यों पर, लेकिन शर्त यह रखी गई कि इनको प्रतिवर्ष कर के रूप में एक बड़ी धनराशि है वो अलाउद्दीन को भेजनी पड़ेगी। तो यह सारे जो इलाके हैं वो अलाउद्दीन के इलाके थे, जैसा कि प्रत्यक्ष शासन में पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वाला आ गया। और अगर प्रांतों की बात करें तो गुजरात, मांडू, उज्जैन, एलिचपुर वगैरह आ गए। और करद राज्यों की बात करें तो राजपुताना, देवगिरी, होयसल, काकतीय आ गए। यह इतने विशाल इलाके पर अलाउद्दीन खिलजी का जो दबदबा है वो बन गया। और अलाउद्दीन खिलजी की विजयों ने बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के आगे विजयों के लिए रास्ता प्रशस्त किया। हालांकि महमूद बिन तुगलक जो है वो इन विजयों को स्थायित्व नहीं दे पाया। यह भी ध्यान दीजिएगा कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये जो राज्य हैं, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, फिर कश्मीर, ये राज्य अलाउद्दीन खिलजी के अधीनता में कभी नहीं आए। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। और आगे के टॉपिक में हम अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नीति है और उसकी जो दूसरी नीतियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।